हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 18 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। बाकी 12 से लेकर 17 सितंबर तक के जितने शिफ्ट्स थे उनका मैथ सेक्शन का सोल्यूशन आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा। आप मेरे पेज में जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, √3 + 2 का होल स्क्वायर करना है और जो यहाँ पे वैल्यू आएगी बस वही बताना है। तो क्या होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो 2ab का वैल्यू हमें दे रखा है, बस यहाँ का वैल्यू बताना है। तो 3 + 4 7। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये है 7225, ये किसका स्क्वायर है? ये है 85 का माइनस में ये 1225 किसका स्क्वायर है? 35। तो कितना हो गया? 50 को क्या करना है? 1/5, तो कितना हो जाएगा? 10। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए परसेंट से परसेंटेज काटा, ठीक है, फिर 25 1 और ये हो गया 25 3 तो p + q का वैल्यू हमें कितना दे रखा है? 3 और p - q हमें दे रखा है कितना? 1। तो हमें p/q का रेशियो बताना है। तो कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन = में 3p - 3q। तो ये कितना हो जाएगा? 4q = में 2p। तो कितना रेशियो आ गया? 2 और 1। तो p का रेशियो कौन सा होता है? उसके सामने वाला, और q का उसके सामने वाला। तो p/q का रेशियो आ गया 2:1। नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक बैग है जिसके अंदर 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए का सिक्का है और किस रेशियो में है? 2:3:4। तो 5 × में 2x प्लस में 2 × में 3x प्लस में 1 × में 4x और टोटल पैसे कितने हैं बैग के अंदर? 200 रुपए। ठीक है, तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ कॉइन्स थे हर किसी के, मतलब 5 रुपए के कितने कॉइन थे, 2 रुपए के कितने थे और 1 रुपए का कितना था। तो ये हो जाएगा 10x प्लस में 6x प्लस में 4x = में 200, 20x = में 200। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 10। x का वैल्यू 10 है तो 10 के देखो 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे? मल्टीप्लाई बाय 10। तो 20 कॉइन्स हमारे पास कितने हैं? 5 के। तो यहाँ पे देखो बस एक ही ऑप्शन है 20 कॉइन्स जिसके अंदर 5 रुपीज के हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब चाहो तो बाकी भी कैलकुलेट कर लो, बट एग्जाम में इतना पूरा कैलकुलेट करने का नीड नहीं होता। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, एक शॉपकीपर ने मार्क करा है एक वॉच को 800 रुपए पे, ठीक है, और उसको सेल करता है 15% के डिस्काउंट पे। तो मार्क प्राइस के ऊपर ही हम डिस्काउंट देते हैं, 85% पे उसको क्या कर देता है? सेल कर देता है। और क्या कहता है, जब उसने सेल करा तो सेलिंग प्राइस से उसको क्या हुआ? 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस पे। अगर मैं कॉस्ट प्राइस का 120% कर दूं तो ये वैल्यू के इक्वल आएगा। तो हमसे क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस बताना है, वैल्यू का, सीपी का वैल्यू बताना है। देन 4 3 और ये हो जाएगा 4 2 8। तो देन 2 5 10, 2 8 16, 1700 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 5 15, 2 बचा, 3 6 18। अब देखो 56 के अंदर तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, बाकी में 59 53 54। तो 56.667 अगर पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो यही आएगा। तो कॉस्ट प्राइस पूछा गया था, वो आ गया 56.667। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक प्रोडक्ट को बेचा गया है 20% डिस्काउंट पे, 20% की छूट पे ऑन इट्स मार्क प्राइस। अब इतना हमें सबको पता है कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस या अंकित मूल्य के ऊपर ही दिया जाता है। तो मार्क प्राइस के उसको 80% पे बेचा गया। उसके बाद वो बोलता है द ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन अ प्रॉफिट। जब उसने मार्क प्राइस पे 80% का डिस्काउंट दिया तो इसके ऊपर भी उसे क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस पे 10% का फायदा हुआ। और जो उसका प्रॉफिट अर्न हुआ, जो 10% उसे कॉस्ट प्राइस से ऊपर मिला, वो कितना है? 300 रुपए। तो देखो अगर 10% का वैल्यू, अगर मैं कॉस्ट प्राइस का 10% करती हूँ, ये परसेंट का साइन हटा देती हूँ, अगर 100 लगा दिया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का अगर 10% करती हूँ तो हमें क्या मिलता है? 300। तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना हो गया? 3000, ठीक है, और उसको इसके ऊपर 300 रुपए का फायदा हुआ। तो उसका जो सेलिंग प्राइस आया, उसने कितने का अपना जो प्रोडक्ट था वो बेचा? 3300 रुपए का। अगर मार्क प्राइस को उसने 80% का वैल्यू पे बेचा तो उसने कस्टमर से कितने रुपए लिए? 3300 रुपए। तो देखो 2 4 2 5 और ये 4 8 32,
फिर 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो मार्क प्राइस हमारे पास प्रोडक्ट का कितना आ गया 825 इंटू में 5। इसे पूरा सॉल्व नहीं करते। अब वो कह रहा है व्हाट हैव बीन द सेलिंग प्राइस। अब हमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। अगर उस प्रोडक्ट को कितने पे बेचा जाए, 70% के डिस्काउंट पे, 70% का डिस्काउंट, सॉरी 30% का डिस्काउंट मतलब 70% की वैल्यू पे बेचा जाए। तो कर देते 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 825 इंटू में 7 हो जाएगा 5775। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 जा 4। ये फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही आपको 2 दिख जाएगा। फिर देन 2 8 जा 16। आप चाहो तो इसे पूरा सॉल्व कर लो। देखिए ये एक हमें क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a इज इक्वल्स टू 0, और उसके रूट्स हमें दे रखे हैं x प्लस वाई प्लस जेड, और हमसे रूट्स का सम पूछा जा रहा है। तो देखो जब भी ऐसी एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी हो हमें x a क्यूब माइनस 4a प्लस 5a माइनस 2 इज इक्वल्स टू में 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड की हमेशा वैल्यू क्या होती है, जो आपका स्क्वायर वाला टर्म है, यह है 4a का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट लेंगे 4, इसका कोफिशिएंट कैसा है माइनस का, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से। मतलब या आप ये कह लो जो स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट होता है वो लेंगे और उसका ऑपोजिट साइन लेंगे, तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो वो कह रहा है सी ने बोरो करे 6000 रुपए डी से, और किस तारीख को बोरो करे 15 मार्च 2023, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पे, जिसके अंदर ब्याज की दर कितनी है 10% पर एनम, और उसने डिसाइड करा कि वो पे कब करेगा, रीपे करेगा अपने लोन को कब 15 सितंबर। देखो कब करेगा 15 सितंबर, और लिया कब था 6 मार्च, तो टोटल कितने मंथ के लिए लिया उसने, मतलब ये तो मंथ ही हो गए, 6 मंथ का उसने लोन लिया, 6 महीने का लोन लिया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसने सी को कितना टोटल अमाउंट रिटर्न करा। अब टोटल अमाउंट में क्या आएगा, इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारे पास क्या है मूलधन है 6000 रुपए, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते। 6000 के ऊपर कितना परसेंट है 10% पर एनम, और लगाना कितना है 6 मंथ के लिए, तो 6 डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं। 6 1 जा 6 2 जा और फिर ये 230। तो इंटरेस्ट कितना बना 3000, और प्रिंसिपल मूलधन कितना था उसके पास 6000, तो उसने टोटल अमाउंट कितना रिटर्न करा 6300 रुपए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो कह रहा है एक पर्सन ने इन्वेस्ट करे टोटल 2200 रुपए, ठीक है ना, 2200 रुपए इन्वेस्ट करे 3 डिफरेंट स्कीम पे, साधारण ब्याज पे 4%, 5% और 10%। अब वो कह रहा है कि आखिरी साल के आखिर में एट द एंड ऑफ 1 ईयर उसको तीनों के ऊपर सेम इंटरेस्ट मिला, जो इंटरेस्ट इस पे मिला वही इंटरेस्ट इस पे मिला, वही इंटरेस्ट इस पे मिला। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन 5%, जो ये 5% वाला है उसके ऊपर उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा था। तो देखो x के ऊपर 4% से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वही क्या होगा y के ऊपर 5% से, उसी के ऊपर z के ऊपर 10% से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। देखो प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम, टाइम तो 1 है, तो ये 1 और p तो सब जगह कॉमन होगा, मैंने पहले ही काट दिया। ठीक है, अब मुझे वैसे परसेंटेज का भी साइन नहीं लगाना चाहिए बट लगा दिया। ठीक है, इसको हटा देते हैं परसेंटेज के साइन को, क्योंकि परसेंटेज का भी कॉमन है सब जगह से, तो हटा ही देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। x का रेशियो क्या होगा, x का कोफिशिएंट हटा के y और z का मल्टीप्लीकेशन, 5 10 जा 50 इज इक्वल्स टू y के लिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 40, और z के लिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 5 जा 20, और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो x इज टू y इज टू z का रेशियो कितना आ गया 5:4:2। तो हमें बताना है उसने 5% मतलब y के अंदर कितना इन्वेस्ट करा। तो टोटल अमाउंट हुआ 2200, सम ऑफ द रेशियोज आ गया 11, और y का रेशियो कितना आया हमारे पास 4, तो 11 2 जा और 2 4 जा 800 रुपीज उसने 5% वाले में इन्वेस्ट करे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा है एक आदमी, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ 120 मीटर हाई टावर, देखो 120 मीटर का एक टावर है जिसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। वो वहां से ऑब्जर्व करता है एंगल, 2 कार को, मतलब यहाँ पे खड़ा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एक कार यहाँ पे है सपोज ए पॉइंट पे, एक कार यहाँ पे है बी पॉइंट पे। ठीक है, और दोनों कार्स कौन से वो बना रही है एंगल, ये बना रही है
30 डिग्री का और ये बना रही है 45 डिग्री का। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, उन दोनों कार्स के बीच के अंदर कितना डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस x है और ये y है तो हमसे x प्लस वाई का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है 30 डिग्री करेंगे, 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो x का वैल्यू कितना आ गया 120√3। y का वैल्यू निकालते हैं 45 डिग्री पे 10 कितना होता है 1 इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो y का वैल्यू कितना आ गया 120 और टोटल करने के लिए x प्लस वाई क्या हो जाएगा 120√3 प्लस में 120 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा 3 + 1, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120√3 प्लस में 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो कह रहा है अ वर्टिकल पोल TF, एक ऊर्ध्वाधर खंभा है TF, बना देते हैं T और F, ठीक है। वो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट A 25 मीटर्स अवे फ्रॉम P फ्रॉम F, एक A पॉइंट है जो F से कितनी दूरी पे है 25 मीटर पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ T, यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है T के ऊपर, ठीक है। वो कितना बनता है x डिग्री का। अब वो क्या कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट B 75 मीटर्स अवे फ्रॉम F, एक यहाँ पे एक और पॉइंट है B, वो अगर आप इसको कैलकुलेट करो F से B तक तो ये टोटल जो है 75 मीटर है, मतलब 75 + 25 नहीं, मतलब B मतलब अगर आप देखो तो ये 50 मीटर है, ये 25 मीटर है, तो ये पूरा B से लेके F तक कितना है 75 मीटर। और जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है T के ऊपर वो कितना बन रहा है यहाँ पे y डिग्री, ठीक है y डिग्री। अब हमसे कहा गया है जो पोल की हाइट है वो कितनी है 25√3 और हमसे क्या पूछा जा रहा है x प्लस वाई का वैल्यू। तो ये x और y जो डिग्रीज दे रखी हैं हमें उसका वैल्यू बताना है। तो देखो पहले बात करते हैं x डिग्री की, तो हम यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना है 25, तो कितना आ गया 10√3 और √3 10 पे कब होता है 10√3 पे होता है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो हमारे पास x डिग्री का वैल्यू तो आ गया 60 डिग्री। अब y डिग्री के लिए करते हैं तो 25√3 और बेस कितना है हमारे पास 75, ठीक है ना। b जो ये वाला बेस है ये तो पूरा कितना है 75 डिग्री, तो 25 1 जा 25 3 जा। अब देखो 3 का मतलब क्या होता है √3 इंटू में √3, है ना। अगर कोई नंबर है 3 तो इसका मतलब होता है आपने इसको क्या करा है 2 बारी √3 मल्टीप्लाई करा है। अगर 2 है तो इसका मतलब होता है 2 बारी आपने क्या करा है √2 को मल्टीप्लाई करा है। तो √3 अपॉन में 3 था तो मैंने इसको 2√3 में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 से कट गया, तो y का वैल्यू कितना आया 1/√3 और 1/√3 कब होता है y डिग्री का क्या वैल्यू हुआ 1/√3 मतलब 30 डिग्री, तो x प्लस वाई कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखो वो क्या कह रहा है दो आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर थे, दो समान ठोस अर्धगोले थे जिसमें से दोनों की जो हर एक था मतलब दो थे, दोनों की रेडियस सेम थी 21 डिग्री। उनको मेल्ट करके उन दोनों को पूरी तरह पिघलाकर हमने क्या बना दिया एक सिंगल स्फेयर बना दिया, गोला बना दिया। अब देखो अगर दो हेमिस्फेयर थे तो दो हेमिस्फेयर मिलके अपने आप में क्या बनाते हैं एक स्फेयर ही तो बनाते हैं, ठीक है। अब उसे मेल्ट करके आपने एक सिंगल स्फेयर बना दिया तो उसका रेडियस क्या होगा, तो उसका रेडियस भी सेम ही होगा, ठीक है ना। देखो दो थे हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का क्या फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r का क्यूब। इसको आपने मेल्ट करके क्या बनाया 4/3 पाई r का क्यूब, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो r का क्यूब किसके बराबर आ गया r के, तो दोनों के रेडियस दोनों की त्रिज्या क्या रहेगी सेम रहेगी 21 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है कि मतलब देखते में ही डर लग जाए, लेकिन आप देखो इसको सॉल्व करो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक फ्रस्टम बनाया गया है, एक छिन्नक बनाया जाता है, एक जो कोन था शंकु था उसे क्या करा गया है स्लाइस करा गया है पैरेलल टू इट्स बेस। देखो मैं समझाती हूँ कैसे। देखो एक आपके पास क्या था कोन था, एक शंकु था, ठीक है, उसको ऐसे करके स्लाइस करा गया है पैरेलल टू इट्स बेस, ये बीच में से उसके अंदर कट लगाया गया है। तो अब देखो
पैरेलल टू इट्स बेस द हाइट ऑफ अ ओरिजिनल कोन, ये जो पूरा कोन था इसकी हाइट कितनी थी 30 यूनिट, और जो कट लगा है इज मेड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, जो ये वर्टेक्स है यहां से लेके यहां तक कितना है 10 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो छोटा वाला अब जो ये कोन बना है इसकी जो हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, और जो बड़ा वाला कोन था इसकी हाइट कितनी थी 30 सेंटीमीटर। अब जब हमने यहाँ पे कट लगाया तो ये जो नीचे का पार्ट है इसकी शेप क्या बन गई, एक फ्रस्टम की, एक छिन्नक की बन गई। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ मतलब छिन्नक का आयतन, टू द एंटायर कोन, मतलब जो ये फ्रस्टम है इसका हमें आयतन बताना है, इसका वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इस टू में वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन कौन सा पूरा वाला। अब देखो अगर आप इस फिगर को बहुत ध्यान से देखो तो ये दो कोन है, एक कोन तो ये छोटा वाला कोन है, ठीक है, एक कोन ये छोटा कोन है और एक ये क्या है पूरा बड़ा कोन है। तो ये दो कोन कैसे हैं, आपस में सिमिलर कोन्स हैं, और जो सिमिलर कोन्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी हाइट के क्यूब के ऊपर। ठीक है, अब देखो जो छोटा वाला कोन है इसकी हाइट है 10 और बड़ा वाला जो कोन है इसकी हाइट कितनी है 30, इसका क्यूब कर देंगे तो हाइट का रेशियो कितना आ गया 1/27। ठीक है, 1/27। तो जो ये पूरा कोन है उसका वॉल्यूम का रेशियो कितना है 27 यूनिट, ये मैंने यहीं लिख दिया 27। आप चाहते तो डायरेक्ट देखो 27 यहाँ है, आप यहाँ से टिक करके चले जाते। ठीक है, तो बट हमें किसका बताना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो छिन्नक का था। अब देखो अगर टोटल वॉल्यूम कितना है 27, इसमें से 1 वॉल्यूम किसका है छोटे वाले कोन का, तो दोनों को आपस में अगर मैं माइनस कर दूं तो ये जो बचा हुआ वॉल्यूम आया ये किसका आया, फ्रस्टम का आया। तो 26:2 में 27। बस अगर आपको ये पता होता कि रेशियो जो दो सिमिलर कोन है उनका रेशियो वॉल्यूम का, उनके आयतन का रेशियो डिपेंड करता है उनके हाइट के क्यूब के ऊपर, तो ये इनका आ गया, मतलब ये छोटे वाले का रेशियो आ गया और ये बड़े वाले कोन का रेशियो आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहा है द साइड ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब अष्टभुज जिसकी कितनी साइड्स हैं ऑक्टागन की 8 साइड है, इज हाफ द साइड ऑफ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के अंदर कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, बट इसमें क्या है स्क्वायर है, और जो स्क्वायर है उसका पैरामीटर हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो हर साइड इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब देखो अब वो क्या कह रहा था, जो ऑक्टागन की एक साइड है वो कितनी है, इसकी साइड का अगर मैं 5/2 कर दूं, मतलब जो मेरे पास स्क्वायर है इसकी साइड का अगर मैं आधा कर दूं तो ये ऑक्टागन की साइड बन गई। ठीक है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, परिमाप पूछा जा रहा है अष्टभुज का। पैरामीटर ऑफ ऑक्टागन बताना है तो मल्टीप्लाई बाय 8, मतलब साइड इंटू में मल्टीप्लाई बाय जितनी साइड्स हैं, तो 2 4 जा तो कितना हो गया 4 5 जा 20, तो उसका ऑक्टागन का पैरामीटर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक डेकोरेटिव कॉलम है, एक सजावटी स्तंभ बनाया गया है जिसका शेप कैसा है, रेगुलर हेक्सागन, षटकोण का प्रिज्म है। ठीक है ना, षटकोण प्रिज्म। देखो हेक्सागन कैसा होता है, इसकी 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 देन 6, और इसको क्या बनाया गया है, प्रिज्म बनाया गया, तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है, द साइड ऑफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। जो ये जो हेक्सागन है इसकी एक साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर की, और जो कॉलम है जो ये स्तंभ बनाया गया है ये इसके क्या बनाए हैं, मल्टीपल सेक्शंस बनाए गए हैं, और जो उसकी हाइट है वो कैसी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, और उसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो कैसा है 5 सेंटीमीटर टॉल है। तो सपोज एक सेक्शन यहां तक कनेक्ट करा तो इसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर की, और जो हर एक सेक्शन है वो कैसा है 2 सेंटीमीटर टॉलर है। तो मतलब अगर पहला सेक्शन 5 सेंटीमीटर का है तो अगला 5 सेंटीमीटर का है तो अगला सेक्शन कितने का होगा 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, मतलब क्योंकि हर एक सेक्शन कैसा है 2 सेंटीमीटर पिछले वाले से बड़ा है, और उसके अंदर टोटल 4 सेक्शन है, तो 5 7 9 एंड देन 11। ठीक है, ये हमारी हाइट की बात हो गई सेक्शन की। पहली थी 5, दूसरा उससे 2 बड़ा, फिर देन 2 बड़ा, फिर देन 2, तो टोटल हाइट जो है सेक्शन की वो कितनी आ गई 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैंने हाइट की बात करी तो हाइट आ गई है 32 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ द कॉलम, मतलब ये जो वॉल्यूम बताना है किसका, ये जो हेक्सागनल
प्रिज्म है। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है प्रिज्म के केस में? बेस का एरिया इनटू में हाइट। अब देखो हाइट तो हमारे पास आ गई 32 सेंटीमीटर, बेस एरिया निकाल लेते। हेक्सागन के बेस का एरिया क्या होता है? 3√3/2 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। ए कितना है हमारे पास 10, तो 10 इंटू में 10, तो ये कितना हो गया? ये 5 3 = 15, 150√3। ये 150√3 हमारे पास आ गया बेस एरिया, मल्टीप्लाई कर देते 150√3 इंटू में 32, तो √3 ऐसे ही लग जाएगा, 0 इधर लगा दो, 15 2 = 30, 0 नीचे 3 कैरी, 15 3 = 45, तो 48√3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके अंदर हमें क्या बताना है? मिड पॉइंट्स बताने, मध्य बिंदु बताने। तो देखिए ये है x1, ये है y1, x2 और y2। तो मिड पॉइंट्स कैसे होते हैं? x1 + x2, तो ये हो जाएगा 10/2, और y के लिए कैसे निकालेंगे? y1 प्लस में y2, ये हो जाएगा 12/2। तो मिड पॉइंट्स कितना आ गया? 5 और 6। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना है, विकर्णों की संख्या बताना है किसके अंदर? हेक्सागन के अंदर। अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का n-3/2, और n यहाँ पे क्या होता है? n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स। अब हेक्सागन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 6। अगर ऑक्टागन होता तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती? 8। ठीक है ना, अभी हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 6, तो 6 पुट कर देते, 6 n-3 कितना हो जाएगा? 3 है ना, 6 - 3 3, और 2, देन 2 3 ज़ा, तो विकर्णों की संख्या कितनी आ गई? 9। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे? 9। अब देखिए ये एक ट्राइंगल है ABC। इस शिफ्ट के अंदर थोड़े नए क्वेश्चन पूछे गए हैं। ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC का केंद्रक बिंदु। अब केंद्रक सेंट्रॉइड तो हमें पता चलता है यहाँ पे होता है, मैं लिख यहाँ पे देती हूँ, मतलब ये यहाँ की बात हो रही है। ये जो G पॉइंट है, ये G पॉइंट है, इसके जो बिंदु हैं x और y, ये कितने हैं? 4 और 5। और जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स इज लोकेटेड एट A, ये जो A पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, उसका क्या है? शीर्ष है। इसके जो पॉइंट्स हैं ये कितने दे रखे हैं? 2 और 3। ठीक है, इफ D इज अ मिड पॉइंट, D क्या है? मध्य बिंदु है, ये है D इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ साइड BC। देन हमसे पूछा जा रहा है जो D है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके निर्देशांक क्या हैं। अब देखिए इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखो ये इसको मान लेते हैं ये G पॉइंट है ना, तो ये XG और ये हो जाएगा YG, ये हमारा X1 Y1। ठीक है, इसके अंदर हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे D फाइंड आउट करने के लिए। 3XG माइनस का X1/2, ये x पॉइंट के लिए है, x कोऑर्डिनेट के लिए, फिर देन 3YG माइनस में Y1/2, तो 3XG कितना है हमारे पास? 3 इंटू में 4 माइनस का 2/2, और ये हो जाएगा 3 इंटू में 5 माइनस का 3/2, तो 3 4 ज़ा 12, 12 माइनस 2 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 5, 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 3 12, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 6। तो जो D के जो पॉइंट्स आ गए, जो निर्देशांक आ गए, वो आ गए 5:6। इसके अंदर ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट होता है जब भी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड के क्या पूछे जाए? मिड पॉइंट्स पूछे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं 5 रख देते तो ये 5 + 3 8 हो जाता। 8 को आप अंडर रूट में से नहीं निकाल पाते। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे 6 रखा तो ये 6 + 3 9 हो गया। 9 अंडर रूट में, इसको रूट में से बाहर निकालेंगे, ये हो गया 3 प्लस, अब यहाँ पे रखा 6, 6 - 2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 4, 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, तो 3 + 2 5। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक कॉमन इंटरनल टेंजेंट कनेक्टिंग 2 सर्कल्स इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। 2 वृत्तों को जोड़ने वाली एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पष्ट रेखा। तो देखो एक सर्कल थोड़ा बड़ा, एक सर्कल थोड़ा छोटा, इन्हें कनेक्ट करने वाली, इसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कह सकते हो, इंटरनल कॉमन टेंजेंट कह सकते हो, या इसे उभयनिष्ठ आंतरिक स्पष्ट रेखा कह सकते हो, जिसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है? 9 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल सेंटर, दोनों सर्कल के सेंटर का
डिस्टेंस कितना है हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और वो क्या कह रहा है, द लार्जर रेडियस, जो बड़ा वाला सर्कल है, जो बड़ा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है जो छोटा वाला है उसकी रेडियस कितनी है, इसका रेडियस हमें बताना है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस में डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस में r1 प्लस में r2 का होल स्क्वायर। r1 बड़ा वाला, r2 छोटा वाला, तो टेंजेंट कितनी हमारे पास 9, तो 9 9 जा 81, डिस्टेंस है हमारे पास 15 15 15 जा 225 माइनस में r1 प्लस में r2 का होल स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा -144 इज इक्वल्स टू में माइनस r1 हमारे पास है 8 प्लस r2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये इसमें हो जाएगा अंडर रूट में, तो 12 इज इक्वल्स टू में 8 प्लस r2, तो r2 हमारे पास कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, r2 हमारे पास कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप एक थ्योरम देखें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, तो देखिए इसके 4 एंगल होते हैं A B C D। अगर मैं एंगल A प्लस एंगल C करूं, एंगल A प्लस एंगल C, तो इसका सम हमेशा कितना आएगा 180 डिग्री, और एंगल B प्लस एंगल D करूं तो इसका सम भी कितना आएगा 180 डिग्री, है ना। ठीक है ना, तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं तो इसके अंदर सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। और एक देखिए कि सर्कल की थ्योरम होती है, अगर आप सर्कल के डायमीटर से, सर्कल के व्यास से सर्कल की सरकमफ्रेंस पर, मतलब परिधि के ऊपर अगर आप एंगल बनाते हो, किससे, डायमीटर से परिधि पर, डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे, तो वो एंगल हमेशा कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है। ये दो अगर आपको थ्योरम्स पता है तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD, ABCD। इसके अंदर AB क्या है, इसका सर्कल का डायमीटर है, सर्कल का व्यास है, AB सर्कल का व्यास है। अब वो कह रहा है इफ एंगल ACD तो ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है 40 डिग्री का, और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ BAD। ये जो पूरा एंगल है ये हमसे पूछा जा रहा है BAD का। अब देखो ये एंगल, अगर मैं ABC की बात करूं, एंगल ABC, तो ये हमने क्या बनाया है, सर्कल के डायमीटर से सर्कल के व्यास से कहां पे, सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल बनाया है, तो ये कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर मैं पूरे एंगल C की बात करूं ये हो गया 130 डिग्री, और अगर एंगल A प्लस एंगल C कितना होना चाहिए था, एंगल A प्लस एंगल C हमारे पास होना चाहिए था 180 डिग्री, जिसमें से हमारे पास एंगल C का वैल्यू है, तो एंगल A कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, एंगल C का वैल्यू है हमारे पास कितना 130 डिग्री, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 180 माइनस में 130 डिग्री, तो एंगल A हमारे पास कितना आ गया 50 डिग्री। तो ये जो हमसे पूछा गया था BAD, ये वाला एंगल A हमारे पास कितने डिग्री का आ जाएगा 50 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है 1/2, और हमसे पूछा जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू हमें दे रखा है 1/2। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में ये 1/2 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट देखो, देखो कॉट थीटा हमें दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ठीक है, तो हमें कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका भी स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, यहाँ तक आ गया ये कॉट स्क्वायर, और इसके अंदर प्लस का 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा टोटल प्लस में 3। ठीक है ना, ये नेक्स्ट देखते हैं 74th क्वेश्चन।
इसका हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू। देखो ये हमारा न्यूमरेटर है, अगर मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ ये न्यूमरेटर रहेगा ये वाला, और जब ये मैं डिवाइड का साइन हटाऊंगी मल्टीप्लाई करूंगी तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, ये नीचे चला जाएगा। अब देखो ये है 0.12 का क्यूब, 0.12 का क्यूब प्लस 0.06 का क्यूब। अगर मैं इसमें से, इस वाले में से 2 का क्यूब निकाल लेती हूँ, ठीक है ना, अगर मैं सिर्फ 0.24 में से 0.24 में से अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो मतलब मैंने उसको क्या करा, 2 से डिवाइड किया, तो ये कितना हो गया 12। और अगर मैंने अगेन डेसिमल जो था उसकी जगह प्लेस कर दिया तो ये क्या बन गया 0.12। ठीक है, तो अगर मैंने 2 का क्यूब निकाल लिया इस पूरे में से तो ये हो जाएगा 0.12 और ये कितना हो जाएगा 0.06 का क्यूब। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो 1/8 का क्या मतलब होता है 0.125। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल सेम ही है सिंप्लीफिकेशन का। अब देखो इसका जो न्यूमरेटर है, इसके न्यूमरेटर में से अगर मैंने 5 का क्यूब कॉमन निकाल लिया तो ये भी क्या हो जाएगा 0.1 का क्यूब प्लस में 0.01 का क्यूब प्लस में 0.001 का क्यूब। ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा 5 का क्यूब मतलब 125। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, जितना आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।